ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो साथियों, जो अपने पास जो बैच चल रहा है स्किल टेस्ट का, वो है एनवीएस और एनएफएल का। तो जो भी साथी एनवीएस और एनएफएल के अंदर शॉर्टलिस्ट हुआ है स्किल टेस्ट के लिए, वो अब रनिंग कंडीशन में बैच चल रहे हैं, वो अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी करने के लिए विनायक स्किल ट्रेनिंग सेंटर खूड सीकर में आ सकता है। अधिक जानकारी के लिए आपको डिस्प्ले पर नंबर मिलेंगे ITI डीके सर के, उस पर आप संपर्क कर लेना। तो ये जो हमारे पास जो स्टूडेंट है, इनमें एनवीएस के बच्चे भी हैं और एनएफएल के भी हैं। तो एनवीएस और एनएफएल के सिलेबस के अंदर जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है वो टूल से संबंधित है कि बिना टूल्स कोई आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, इन्हें कोई काम कर सकते। तो आपको टूल्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रीशियन के जो हैंड टूल्स हैं, इलेक्ट्रीशियन के काम में आने वाले जो औजार हैं, उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। कौन सा औजार क्या काम में लिया जाता है और कौन से औजार से क्या काम किया जाता है। एक होता है कि सबसे पहले आपको जो वैद्युतिक कार्य करते हैं, बिजली से संबंधित कोई भी काम करोगे तो आपको इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करना है, चाहे वो कैसा भी औजार हो। ठीक है, अब अपने पास जो ये टूल्स हैं, ये सारे टूल्स और आपके जो वैद्युतिक मापक यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इनके बारे में बताएंगे। हैंड टूल से चलेंगे, जो भी अपने जो लैब के अंदर आपके प्रैक्टिकल से संबंधित जो सामान है उनकी सभी की अपन करेंगे चर्चा। चालू करें, अपने स्टार्ट करें टूल से। तो इलेक्ट्रीशियन का सबसे महत्वपूर्ण औजार कौन सा है? कौन सा है? कॉम्बिनेशन प्लायर। यह है आपका कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर का क्या काम है? तार को काटना। किस प्रकार के तार को? इंसुलेटेड। और नंगे तार को नहीं काट सकते। तो पतले और नरम वायर को काटने के लिए काम में ले सकते हैं। इंसुलेटेड वायर का इंसुलेशन उतारने के लिए काम में ले सकते हैं। वायर को पकड़ने के लिए, वायर को ट्विस्ट करने के लिए, ऐंठने के लिए, पकड़ने के लिए, इंसुलेशन उतारने के लिए और काटने के लिए। एक टूल से अपन कई काम करते हैं। नाम तो इसका प्लायर है, लेकिन इसके आगे कॉम्बिनेशन लगाने का मतलब यह है कि एक औजार से कई, एक से अधिक अपन कार्य कर सकते हैं। प्लायर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं आपके काम में आने वाले। किसकी बात कर रहा हूं? प्लायर की, जिसमें पहला हो गया कॉम्बिनेशन प्लायर। एक होता है साइड कटिंग प्लायर, देखा हुआ है, जो केवल वायर को काटने के लिए काम में आता है। इनमें कौन सा है साइड कटिंग प्लायर? ये है आपका। इसको डायगोनल कटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल कटर भी बोलते हैं और साइड कटिंग प्लायर भी बोलते हैं। इससे केवल आप वायर को काट सकते हैं, पतले नरम वायर को काट सकते हैं। तीसरा जो प्लायर है आपका, वो है लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज में भी 2 प्रकार होते हैं, फ्लैट नोज और राउंड नोज। जो ये जो प्लायर है आपका, ये कौन से प्रकार का है? राउंड नोज। और एक प्लायर और मैं दिखाऊंगा आपको, ये किस प्रकार का प्लायर है? फ्लैट नोज। लॉन्ग नोज के अंदर 2 प्रकार हो गए, राउंड नोज और फ्लैट नोज। तो राउंड नोज प्लायर है, इसका क्या काम है? वायर का हुक या लूप बनाने के लिए काम में आता है। जबकि फ्लैट नोज प्लायर का क्या काम है? जो सकड़ी जगह होती है, जहां कोई हाथ नहीं पहुंचता है, कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं पहुंचता हुआ, कोई स्क्रू को खोलने, कसने और कोई भी स्क्रू वाशर वगैरह फंस जाता है, उसको निकालने के लिए काम में आता है, जहां सकड़ी जगह हो, तंग जगह हो। ठीक है, ये तो हो गए आपके प्लायर। आप बात करेंगे अपने स्क्रू ड्राइवर की। स्क्रू ड्राइवर के अंदर हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर होता है, कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर होता है। 2 प्रकार हो गए। ठीक है, हेवी ड्यूटी के अंदर आता है बड़ा और एक होता है छोटा, जिसको बोलते हैं अपन कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर छोटा। छोटे पेच को खोलने और या कसने के लिए कनेक्टर, और बड़े पेच या आपका नट बोल्ट के अंदर भी पेच टाइप के आते हैं आजकल, तो उसको खोलने के लिए कहते हैं हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। ये दोनों है पेचकस, इसको बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर, जिसमें ये कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर है और ये हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। दोनों का काम है इसकी साइज के अनुसार स्क्रू को खोलना और कसना। क्या काम है स्क्रू ड्राइवर का? खोलना और कसना स्क्रू को, और किसी काम में मत लेना है।
कई बार क्या करते हो आप, इसको छेनी की भांति इसमें कोई छेद निकालना और रखे और ऊपर से चोट लगा देते हो। ये नहीं करना है। इससे क्या होता है, इंसुलेशन टूट जाता है, हैंडल टूट जाता है, तो ये काम में लेने योग्य नहीं बचता। एक है अपना फेज टेस्टर। इसका क्या काम है, फेज की उपस्थिति जांच करने के लिए इसमें फेज सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही, और इसको स्क्रू ड्राइवर की बातें कभी काम में नहीं लेना चाहिए। ये केवल फेज की उपस्थिति दर्शाता है, और फेज में भी सप्लाई वोल्टेज निर्धारित है कि 500 वोल्ट से अधिक है इसका यूज नहीं करना है, 500 वोल्टेज से कम सप्लाई पर इसका यूज करना है। क्यों 500 वोल्टेज से आगे क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका वोल्टेज अधिक होता है, इसमें नियॉन लैंप होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो जल जाता है। ठीक है, ये है आपका मेजरिंग टेप। अब ये मापक टूल्स है, जिसमें ये तो हो गया स्टील रूल, ये क्या है मेजरिंग टेप। क्या काम में आते हैं, किसी जॉब को मापने के लिए, या कोई दूरी मापनी हो, वायरिंग अपन करते हैं कितने मीटर की कितने फुट की हो गई, तो वाइस रूल भी काम में ले सकते हैं और मेजरिंग टेप भी काम में ले सकते हैं। एक आप वायरिंग में काम में लेते हैं ट्राई स्क्वायर। क्या काम में आती है, देखो कहा है ट्राई स्क्वायर, इसके अंदर ये है आपकी ट्राई स्क्वायर। ये समकोणता, समकोण मापने के लिए कि 90 डिग्री पर आपकी वायरिंग हो रही है या नहीं हो रही, 90 डिग्री एंगल मापने के लिए आप क्या काम में लेते हो, ट्राई स्क्वायर। ये औजार है आपका पिंसर। पिंसर का क्या यूज है भाई, दीवार या कोई लकड़ी या सनमाइका शीट में कोई कील लगा रहे हैं, तो वो कील को उखाड़ने के लिए क्या काम में लेते हैं, अपना पिंसर काम में लेते हैं। एक है ये क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल का क्या यूज है, जो अपन संयोजन करते हैं केबल या तार के, तो उसके आखिरी छोर पर लग लगाया जाता है। लग जानते हो क्या, क्या काम में आता है लग, कनेक्शन करने के लिए। ठीक है, उस लग्स को क्रैम्प्ड करने के लिए आपको क्या यूज करना चाहिए, क्रिम्पिंग टूल। यह है क्रिम्पिंग टूल, लग को क्रैम्प्ड करने के लिए काम में आता है। ठीक है, दोनों क्रैम्पिंग टूल ही। ये है हैंड वाइस। वाइस इलेक्ट्रीशियन के काम में आने वाले 2-3 वाइस है। मेन वाइस तो बहुत से प्रकार की होती है, जैसे बेंच वाइस, जो ये बेंच पे लगी हुई है बेंच वाइस है। जो एल लगी हुई है पीले कलर वाली, ये है पाइप वाइस, और ये है हैंड वाइस। वाइस का काम क्या है, पहले तो जॉब को पकड़ने के लिए, कोई जॉब को अपन फिनिशिंग दे रहे हैं, काट रहे हैं, तो उसको जॉब को इस वाइस के माध्यम से पकड़ सकते हैं आसानी से। जो जॉब है फ्लैट जॉब है तो आप बेंच वाइस पे, कोई छोटा जॉब है तो हैंड वाइस से, गोल जॉब है तो पाइप वाइस से। और अगर उबड़ खाबड़ कोई जॉब है जिसको अपने हैंड वाइस, पाइप वाइस, और ये होती है सी वाइस भी बोल सकते हैं या सी क्लैंप भी बोल सकते हैं इसको। जैसे मान लो कोई उबड़ खाबड़ जॉब आ गया जिससे अपने बेंच वाइस से भी नहीं पकड़ पा रहे हैं और पाइप वाइस से भी, तो इसको पकड़ सकते हैं। अब ये मान लो कि मेरे को यहां से बीच से पकड़ना है इसको वाइस से, तो यहां आप क्या काम में लेंगे, अगर मेरे को ये पकड़ना है तो आप क्या काम में लोगे, सी क्लैंप। इस सी क्लैंप को उबड़ खाबड़ कोई जॉब होता है उससे, उसको पकड़ने के लिए सी क्लैंप यूज में लेंगे। अब इसको अपने आसानी से कैसे भी फंसा करके इस जहां से आप पकड़ना चाह रहे हो उस जॉब को पकड़ सकते हो। पकड़ो, इसको पकड़ो। अब इसको नहीं तो आप बेंच वाइज से पकड़ सकते थे, नहीं पाइप वाइज से। इससे किससे पकड़ लिया, सी क्लैंप से। ये सी क्लैंप इस काम में आती है। ठीक है, अब आसानी से पकड़ कर आपको इसको काटना है या उसकी फिनिशिंग करनी है, जो भी करना है आराम से कर सकते हैं। ये क्या है, ये है पुलर। पुलर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बेरिंग पुलर होता है, एक पुली पुलर होता है। ये हो गया बेरिंग पुलर और ये हो गया पुली पुलर। जिसमें 2 जा होती हैं वो तो होता है बेरिंग पुलर, 3 जा वाला पुली पुलर। पुली कहाँ लगी होती है, मोटर की शाफ्ट के ऊपर। फैन बेल्ट लगता है ना,
वो होती है पुली, और उस शाफ्ट को घुमाने के लिए, स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए लगाया जाता है बेरिंग। वो कई बार फंस जाते हैं तो उसको निकालने के लिए अपने बेरिंग पुलर लेंगे, पुली को निकालने के लिए पुली पुलर लेंगे। अब जैसे आप थोड़े से ठोक ठोक के उसको तोड़ देते हैं अपन, लेकिन ये औजार रहते हैं वो टूटता नहीं, आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये है आपका इलेक्ट्रीशियन चाकू। क्या काम में आता है इलेक्ट्रीशियन चाकू? इलेक्ट्रीशियन चाकू में मुख्यतः दो ब्लेड आते हैं में, और दोनों ब्लेडों का अलग अलग काम है। एक ब्लेड तो होती है धारयुक्त, एक होती है थोड़ी खुरदरी। तो धारयुक्त जो ब्लेड होती है आपकी, उसका क्या क्या काम है? जो पीवीसी वायर होता है उसका इंसुलेशन उतारने के लिए काम में आती है। और जो एक खुरदरी आती है थोड़ी, वो जो वाइंडिंग वायर होता है ना, वाइंडिंग वायर, उसके ऊपर इनेमल लेप होता है, उसको साफ करने के लिए काम में आती है। अब जिसमें ये खुरदरी है और ये धारयुक्त है, तो इससे तो वायर का इंसुलेशन उतारेंगे और इससे अपने इनेमल कॉपर वायर का इनेमल साफ करेंगे। ठीक है, ये है इलेक्ट्रीशियन चाकू। ये होते हैं आपके स्पेनर। स्पेनर भी कई प्रकार के होते हैं। टी स्पेनर भी होता है, ओपन एंडेड भी होता है, रिंग एंडेड भी होता है, जो रिंग टाइप में होता है ना। तो ये प्रकार तो कौन सा हो गया? रिंग टाइप। और ये ओपन स्पेनर। ठीक है, नंबर से, जिस नट बोल्ट का नंबर होता है उसके हिसाब से इसमें नंबर आता है। 10 नंबर का तो 10 नंबर है, स्पेनर से वो नट खुल जाता है, जुड़ जाता है। अब अगली बात करेंगे अपने स्निप। स्निप का क्या कार्य है? स्निप भी दो प्रकार की होती है, एक तो स्ट्रेट होती है और एक बेंट होती है। एक तो सीधी स्निप और एक बेंट, मुड़ी हुई। तो बेंट स्निप से अपन कोई भी चादर होती है उसको, कौन सी को? बेंट वाली को। बेंट वाली ये होती है। अगर किसी चादर को राउंड शेप में काटना है तो बेंट स्निप काम में लोगे, और सीधा काटना हो तो स्ट्रेट स्निप, सीधी स्निप। एक होते हैं कैलिपर, जो आंतरिक और बाहरी डाया मापने के लिए काम में आते हैं। एक होता है डिवाइडर। डिवाइडर से आप कोई भी एंगल बना सकते हैं, है ना। 360 डिग्री का बनाओ या 180 डिग्री का बनाओ, इसे एंगल बनाते हैं अपन। जो अपना कंपास काम करता था ना, वही काम कर रहा है। कोई धात्विक जॉब होता है, प्लेट होती है, उस पर अपन क्या करते हैं? मार्किंग करते हैं इससे। ये तो हो गया डिवाइडर। ये डिवाइडर की क्या पहचान है? कि ये सीधा है, ठीक है, दोनों इसकी जगह बराबर है, सीधी। ये तो है डिवाइडर। ये है कैलिपर, ये दोनों कैलिपर है। एक कैलिपर के अंदर तो इसकी जा अंदर की ओर मुड़ी हुई है और एक बाहर की ओर मुड़ी हुई है। जो बाहर वाली मुड़ी हुई है ये कैलिपर होगा इनसाइड, आंतरिक व्यास मापता है ना। और ये है बाहरी व्यास, इसको क्या बोलते हैं? आउटसाइड कैलिपर। इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर का यूज क्या है? आंतरिक और बाहरी व्यास मापने के लिए। यहाँ एक पाइप पड़ा होगा, वो देख, लोहे का पाइप ही मिल गया। अब इसका बाहरी व्यास मापना हो तो ये कौन सा कैलिपर काम में लोगे? आउटसाइड। आउटसाइड कैलिपर को टाइट करके और इसके माप के अनुसार इसको सेट कर लेंगे। ये टच हो रहा है, हाँ। अब इसका बाहरी व्यास है, वो इसको माप कर लो, इसके बीच की कितनी दूरी है स्टील रूल से, ठीक है। किसमें? इसके नहीं होता है इसमें, ठीक है। अब ये टच करके आप इससे माप लो कितने mm का है, ठीक है। और आंतरिक जो कैलिपर होता है, इनसाइड कैलिपर होता है, ये अंदर की तरफ से डलता है। अब ये अंदर बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। अब ये टच हो गया, इसको यहाँ फिक्स कर दो, टच होना चाहिए, ठीक है। टच होने के बाद इसको दबा करके निकाल लो। अब इसका क्षेत्र निकाल लो कि कितना है इसके अंदर आंतरिक डाया, ठीक है। इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर हो, यह है पोकर भी बोल देते हैं, इनको सुन्नी भी बोलते हैं। क्या काम में आते हैं? ये आप कोई भी स्क्रू लगाते हैं, कोई बोर्ड के ऊपर, वायरिंग बोर्ड हो या कहीं भी आप स्क्रू लगाते हैं ना, तो स्क्रू वैसे बिना होल ये हुए वो इधर उधर खिसक जाता है। जहां आप लगाना चाहते हो वहां फिक्स नहीं लगता है। और इससे क्या करते हैं, उससे पहले
गाइड होल बना लेते हैं। गाइड का मतलब आपको यहाँ लगना है, तो जहां मैं स्क्रू लगाना चाहूँ वहां थोड़ा सा इसको टेक के और थोड़ा इसको थोड़े से ठोक देना। अब ये चिन्ह बन गया। अब यहाँ स्क्रू की नोब अंदर डल जाएगी, जहां लगाना चाहो वहां लग जाएगी। तो ये क्या, स्क्रू लगाने से पहले गाइड होल तैयार करने के लिए किस औजार का यूज करते हैं अपने? पोकर का। कौन सी में? लकड़ी या सनमाई का सीट के अंदर। अगर मान लो कोई धात्विक सीट है तो धात्विक सीट से क्या करोगे अपने? सेंटर पंच से मार्किंग करोगे कि मेरे को यहाँ कोई छिद्र निकालना है या कोई ये सेंटर पॉइंट है, तो वहां क्या काम में लोगे? चादर वगैरह में ये है सेंटर पंच। लग तो देखे रहा है ना आपका, ये लग है। इसमें वायर को इंसुलेशन उतार के यहाँ लग में डाला जाता है और इसको दबा दिया जाता है ताकि इसमें स्पार्किंग ना हो गए इधर वाले। ये है चीजल। चीजल दो प्रकार की होती है, फर्मर चीजल और एक होती है कोल्ड चीजल। फर्मर चीजल लकड़ी या सनमाई का सीट को फिनिशिंग या काटने के लिए, जबकि कोल्ड चीजल होती है धात्विक चादर या कोई मोटा जोब हो उसको काटने के लिए। पतली वाली तो होती है फर्मर चीजल और ये होती है कोल्ड चीजल। ये धात्विक जोब को और ये लकड़ी या सनमाई का सीट को काटने या उसमें आयताकार छेद निकालने के लिए। हो गया? कौन चाहिए? इलेक्ट्रिशियन चाकू ये। अब देते हैं अपना अगला टूल्स है, ये होता है जिमलेट। जिमलेट का क्या काम है? कोई छोटा छिद्र निकालना हो तो इसको हाथ से घुमा घुमा करके अपन छिद्र निकाल लेते हैं। अगर बड़ा छिद्र निकालना हो तो अपन हैंड ड्रिल मशीन से भी काम में ले सकते हैं। ये हैंड ड्रिल मशीन है आपकी। हैंड ड्रिल मशीन में जिस आकार का आप छेद निकालना चाहो उस आकार का बिट लगाओ और इसको हाथ से घुमा करके वो निकालो, अगर बड़ा छेद निकालना हो। अगर ये छेद भी आप जल्दी निकालना चाह रहे हो तो उससे आप किससे निकालोगे? इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन है। इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन देखी हुई क्या? कहाँ है? लैबोरेटरी में यहाँ रखी हुई है। कहाँ है? वो बेंच टाइप है। एक इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन भी है। कहाँ है? अरे इसमें एक थैला में बटी से बेंच टाइप, बेंच पे कसी जाती है वो एक जगह रहती है, उसको इधर उधर नहीं लेके जाएगा, वहां जो और निकालना वही निकलेगा वो। तो ये तो हो गई आपकी हैंड ड्रिल मशीन और ये हो गई हैंड इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। अब मान लो जिस प्रकार मान लो कि आपकी वॉइस उबड़ खाबड़ जॉब में काम नहीं कर रही थी तो कौन सी वॉइस काम में ली? सी वॉइस, सी क्लेम। ऐसे ही मान लो कोई उबड़ खाबड़ जगह हो जहां आपको होल निकालना हो तो ये लेंगे अपन रेचिट ब्रेस। रेचिट ब्रेस जैसे मान लो कि टेढ़ा मेढ़ा कोई जो निकालना हो तो इसमें यह बिट लगता है और इसको आप आसानी से घुमा सकते हैं। ठीक है? और ये आसानी से जहां जगह आपको दबाने वाली जगह मिल जाए, है ना, समतलता में कोई छेद निकालना होता है, हैंडल मशीन है आपके पास, तो इसका नाम क्या है? रेचिट ब्रेस। यह है ग्रीस गन। ग्रीस गन का क्या यूज है? आपकी जो मशीन के अंदर बेरिंग वगैरह लगता है उसमें लुब्रिकेशन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं अपने? ग्रीस लगाते हैं या उसमें ऑयल लगाते हैं। मोबिल ऑयल भी लगाया जाता है, ग्रीस भी लगाया जाता है। अगर ग्रीस लगाना हो तो ग्रीस गन का उपयोग करेंगे। इसमें ग्रीस डलता है और इसमें प्रेशर से पीछे से अपन दबाएंगे तो क्या है, ग्रीस आगे निकले, जहां आप लगाना चाहो वहां लग जाएगा। अगर आपको ग्रीस नहीं लगाना है, मोबिल ऑयल लगाना है, तो वो ऑयल कैन से लगाएंगे अपन। यह है ऑयल कैन। ऑयल कैन को अपन दबाएंगे, इस ऑयल डाल के तो यहाँ से ऑयल निकलता है, जहां आप लगाना चाहो वहां लग जाता है। ऑयल और ग्रीस लगाने के बाद बेरिंग आसानी से घूम जाता है। यह है आपके हैमर। हैमर का क्या यूज है? कील वगैरह ठोकने के लिए काम में लेते हैं। क्या? हैमर। हैमर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे बॉल पिन हैमर हो गया। इसमें भी आपके सिलेबस में आता है कई बार कि इलेक्ट्रीशियन को 400 ग्राम का हैमर
उपयोग में लेना चाहिए कि 400 ग्राम करने भारी है न हल्का है। तो ये 400 ग्राम का हैमर है। अब यह है बॉल टाइप, बॉल पिन हैमर। ये बॉल टाइप, ये जो बॉल है ना, इसमें इस ये कारण इसका नाम क्या रख दिया, बॉल। ये तो फ्लैट है, फ्लैट के अंदर जैसे मान लो कि आपके पास चोट लगाने के लिए जगह पूरी है तो ये फ्लैट में दे दो, या कम है तो ये बॉल की साइड में दे दो। फिर भी और भी कम है तो और भी हैमर बनाए गए हैं। ये कौन सा हैमर है, क्रॉस पिन। इसी में एक स्ट्रेट पिन और आता है, उसमें और इस क्रॉस पिन में क्या अंतर है? ये जो क्रॉस पिन है ना, ये सीधा रहता है उसमें, ठीक है, हैंडल की दिशा में ये रहेगी। अब तो ये क्रॉस हैंडल से क्रॉस हो गया और वो क्या हो गया, स्ट्रेट। तो वो स्ट्रेट पिन हैमर, ये क्रॉस पिन हैमर। ये तंग जगह, छोटी जगह होती है, वहां चोट लगाने के लिए काम में आते हैं। एक होता है कला हैमर, ये कला हैमर, इससे अपन चोट भी लगा सकते हैं किसी कील पर। अगर कील फंस गई तो उसको इसकी सहायता से वापस भी उखाड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका कला हैमर, इधर वाला हो गया। ये है वायर स्टिपर। वायर स्टिपर का क्या यूज है, वायर का इंसुलेशन उतारने के लिए। इसमें माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर क्या काम में आता है, वायर का व्यास मापने के लिए। वायर का व्यास मापने के लिए एक औजार है और है वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। इसका पूरा नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। ये जो मापता है ये SWG में मापता है। SWG मापक पद्धति है जो ब्रिटिश की पद्धति, जबकि आपका माइक्रोमीटर मापता है MM में, ये आपकी मीट्रिक पद्धति, ठीक है। माइक्रोमीटर और वायर गेज की सहायता से आप वायर का व्यास माप सकते हैं। माइक्रोमीटर के अंदर भी इनसाइड और आउटसाइड, हाँ, ये कैलिपर की तरह आता है। ये कोई चादर वगैरह होती है ना, चादर वगैरह, उसकी मोटाई मापने के लिए काम में आता है। जबकि ये जो माइक्रोमीटर है ये आपके वायर का व्यास मापने के लिए, फ्लैट चादर होती है, ये फिटर वाले, टर्नर वाले, वो ट्रेड वाले काम में लेते हैं, ठीक है। ये भी माइक्रोमीटर ही है, हाँ। माइक्रोमीटर एक तो होता है इनसाइड, एक होता है आउटर साइड। तो ये बाहर की तरफ, तो ये हो गया इनसाइड, ये हो गया आउटसाइड। पहले किताबों में देखा होगा इनसाइड और आउटसाइड, तो ये कौन सा होता है, आउटसाइड रे होता है इनसाइड है। ये होता है ट्यूब कटर। क्या होता है, ट्यूब कटर। ट्यूब आती है ना, ट्यूब जो रबड़ की ट्यूब आती है, उस ट्यूब को काटने के लिए काम में आता है। जहां मान लो कि आपको कहीं टेप लगाना, कोई लीकेज रोकना है तो वहां ट्यूब लगाते हैं अपन, तो ये ट्यूब कटर है। ये तो ट्यूब काटता है। एक होता है पाइप कटर। अगर लोहे का या कोई आपका PVC का कोई पाइप है तो उसको काटने के लिए पीछे पाइप कटर है, ये दिखाओ इधर। ये भी ट्यूब कटर की आकृति का ही है। इससे अपन काटते हैं पाइप, कोई GI पाइप हो या PVC पाइप हो, उसको काटने के लिए पाइप कटर काम में लेते हैं। कोई रबड़ की ट्यूब वगैरह काटनी हो तो उसे ट्यूब कटर काम में लेते हैं, ठीक। रबर जो गाड़ी मोटरों में डलती है ना ट्यूब, उसको काटने। यह होता है डी सोल्डरिंग गन। अगर कोई सोल्डर को हटाना है आपकी PCB से, तो उस सोल्डर को पिघला करके डी सोल्डरिंग गन की सहायता से क्या करते हैं, इसको लगाया, जहां वो सोल्डर पिघला हुआ सोल्डर है, और इसको दबाएंगे तो वो उसको खींच लेता है अंदर की। तो आपकी जो PCB होती है उसमें जो खांचा कटा होता है ना अंदर, वो साफ हो जाता है, ठीक है। डी सोल्डरिंग गन, एक तो सोल्डरिंग गन होती है, एक डी सोल्डरिंग गन। सोल्डरिंग गन से सोल्डर करते हैं और डी सोल्डरिंग से हटाते हैं, ठीक है। हाँ, PCB पर डी हाँ। यह है कॉपर बिट, इसको बोलते हैं कॉपर बिट। कॉपर बिट का यूज क्या है, सोल्डरिंग। आजकल तो लाइट वाली व्यवस्था हो गई, पहले क्या सिस्टम था कि आपका जो सोल्डरिंग वगैरह करना हो तो इसको आप इस ब्लो लैंप से या कोई हीटर किसी से इसको गर्म करो, ये गर्म करके इससे सोल्डर वायर पिघलाते थे, ठीक है। एक प्रकार का सोल्डरिंग आयरन की जो आगे की क्या होती है उसको क्या बोलते हैं, बीट। वो भी कॉपर की होती है और ये भी कॉपर है, बीटी, ठीक है।
ये है आपका रंदा। क्या काम में आता है? जो लकड़ी है सनमाई का सीट है उसको फिनिशिंग देने के लिए काम में आता है। इधर वाला हो गया। ये मैलेट है। मैलेट पतले वायर, जीआई वायर, एल्यूमिनियम वायर को सीधा करने के लिए काम में आता है। ठीक है, लकड़ी पतली चादर को भी कर सकते हैं। ये मान लो कि अपने पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग कर रहे हैं, इसको थोड़ा बहुत इधर उधर करना होता है, इसे थोड़ा ठोक लेते हैं, जबकि ये आप ये बॉल पिन मर लोगे तो क्षतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, हल्की चोट लगाने के लिए चादर या जीआई वायर या एल्यूमिनियम वायर को सीधा करने के लिए काम में लो। और आप काम में लिया भी होगा, वायर जोन बनाए थे तब। इसमें इधर बच गया आपका फाइल रेती। रेती का काम क्या पहले तो ये बताओ। ये रेती जॉब को फिनिशिंग देना। अब ये रेती आकृति के अनुसार और कट के अनुसार अलग अलग प्रकार की होती है। आकृति के अंदर फ्लैट भी होती है और हाफ राउंड होती है, राउंड होती है और स्क्वायर होती है और ट्रायंगुलर होती है। देखो गोल राउंड फाइल, ठीक है, ये फ्लैट है और ये राउंड में, ठीक है। एक होती है हाफ राउंड। हाफ राउंड के अंदर ये हाफ राउंड है, आधी गोल है आधी फ्लैट है, दिख रही है हाफ राउंड। एक होती है आपकी कौन सी टाइप की? वर्गाकार। स्क्वायर बोल दे या वर्गाकार बोल दे, एक ही बात, ठीक है। एक होती है ट्रायंगुलर, तिकोनी, ये तिकोनी रहती, ठीक है। और कौन सी बच गई? अभी मैं आकृति की प्रकार ही बता रहा हूं, आकृति के अनुसार नहीं है। फ्लैट हो गई, राउंड हो गई, हाफ राउंड हो गई, वर्गाकार हो गई और ट्रायंगुलर हो गई। ये 5 प्रकार हो गए आकृति के अनुसार, ठीक है। अब इसकी कट के अनुसार प्रकार अलग अलग है। जैसे ये है, इसमें एक साइड में अगर कट है, एक साइड में कट है तो वो सिंगल कट, और दोनों साइड में अगर कट है तो वो डबल कट। अब इसमें मोटे अगर दांते हो गए तो वो हो जाती है रास्ट कट। मोटे दांते हैं, किसी जॉब को जल्दी काटना हो तो ये हो जाती है रास्ट कट। अगर है बास्टर्ड बोलते हैं, ठीक है। कट के अनुसार और आकृति के अनुसार कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार आकृति की हो गई और 3 प्रकार सिंगल कट, डबल कट और एक रास्प कट। और इसमें भी और आती है, पतले दांते हो गए तो इसको स्मूथ बोलते थे, है ना। हाँ, अब इधर कोई औजार बचा है क्या? हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम धात्विक, किसी जॉब को काटना हो तो हेक्सा फ्रेम। अगर लकड़ी या सनमाई का सीट को काटना हो तो टेनन सा और ई होल सा, और एक कौन सी आ रही होती है? वुड सा, ठीक है। इधर आ गया, उसमें भी कोई बचा नहीं औजार, नहीं बचाना। ये तो हो गए आपके औजार। अब कुछ औजार इधर भी हैं, देखो इधर और बेसिक चीजें वही रही हैं। आप उधर घूम जाओ। अब ये जो आगे सामान जो रखा हुआ है ये है बलो लैंप। बलो लैंप क्या काम में आता है? अपने सोल्डरिंग नहीं है कि मोटी केबल होती है वो सोल्डर से तो होती है नहीं, वहां सोल्डरिंग करने तो वहां क्या काम में लेते हैं अपने? बलो लैंप। बलो लैंप में मिट्टी का तेल डलता है। जो पहले स्टोव चलते थे ना, तो इसमें मिट्टी का तेल डाल के इसको प्रेशर से मिट्टी के तेल से यहाँ लुक निकलती थी आग की, और जो सोल्डर करते थे बड़ी केबल मोटी केबल के ऊपर, ये होता है मेल्टिंग पॉइंट। इसके अंदर सोल्डरिंग वायर भरा जाता था और इससे जो लुक निकलती थी आग की, वो इस मेल्टिंग पॉइंट में जो सोल्डरिंग वायर था उसको पिघलाते थे, और जहां जोड़ है आपका वो पिघला हुआ सोल्डर है, उस जोड़ पे डाल देते। वो ही करते हैं अभी भी काम, ठीक है। ये तो हो गया आपका, इसको पिघलाने के लिए काम में आता है। ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया, इसमें पिघलाते हैं और पिघले हुए सोल्डर को इस करछी के माध्यम से डाल के और उस पे आसानी से डाल। ये तो वैसे तो चाटू है,
चाटू को बोलते हैं चमचा। ये भी मेल्टिंग पॉइंट ही है, इसी का ही प्रकार है। ऐसा नहीं होकर के ऐसा भी हो सकता है जिसमें पिघले हुए सोल्डर को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ। ये है आपके डाई सेट। डाई क्या काम में आती है? चूड़ी काटने के लिए। ये भी दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाहरी डाई। तो अपने पास जो बाहरी डाई है, बाहरी ये चूड़ी निकालते हैं ना अपने पाइप पे, ये चूड़ी काटने के लिए डाई बनी हुई है हर पाइप की साइज के अनुसार। इस डाई को इस पाइप के ऊपर सेट करके, डाई सेट में फिट करके, इस पाइप को घुमा घुमा करके इस पे जो चूड़ी कटी होती है ना, उसी आकृति में से चूड़ी बन जाती है। ठीक है, एक आंतरिक डाई सेट भी होता है जो अंदर चूड़ी काटता है। ये है आपके सेफ्टी हेलमेट। सेफ्टी सुरक्षा, सिर की सुरक्षा के लिए क्या लगाते हैं अपने? सेफ्टी हेलमेट। ये कलर कोड अलग अलग होता है अलग अलग कर्मचारी के लिए। जैसे विजिटर या कोई सुपरवाइजर होता है उसके लिए व्हाइट हो गया, लेबर के लिए येलो कलर का हो गया, आपके इलेक्ट्रिशियन के लिए ब्लू कलर का होता है। और ये ग्रीन होता है, ये किसके लिए होता है? सेफ्टी स्टाफ के लिए होता है। रेड कलर का होता है, वो फायर एक्सटिंग्विशर वाले होते हैं, फायर सेफ्टी वाले। तो ये अलग अलग कलर के होते हैं, वो अलग अलग कर्मचारी के लिए होते हैं। इनकी पहचान होती है किस कर्मचारी कौन से पोस्ट का है और क्या काम करता है। ठीक है, ये है आपके पोल इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? पोल इंसुलेटर। ये किस टाइप का इंसुलेटर है? एज इंसुलेटर बोल दे या स्टे इंसुलेटर बोल दे। ठीक है, जहां पोल लगा हुआ है या तो कोई मोड़ है या पोल थोड़ा टेढ़ा हो गया, वहां लगाते हैं स्टे वायर। उस स्टे वायर को पोल से अलग करने के लिए अपन लगाते हैं स्टे इंसुलेटर, ताकि ऊपर कहीं से टच भी हो जाए स्टे वायर तो नीचे करंट ना आए। तो इसको एग इंसुलेटर बोल दो या स्टे इंसुलेटर बोल दो। एक होता है दो पॉइंट कुछ है उसमें। यह है आपका पिन इंसुलेटर। क्या होता है? पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर क्या होता है? पोल और क्रॉस आर्म को सप्लाई से अलग करता है। क्रॉस आर्म जानते हो कि जहां इंसुलेटर लगे रहते हैं उसके ऊपर लाइन जाती है, तो वो क्रॉस आर्म है जो इंसुलेटर के दोनों वायरों को अलग अलग रखता है। और उस आपका जो क्रॉस आर्म है उसको सप्लाई वायर से अलग करता है ये इंसुलेटर। ये किस टाइप का है? पिन टाइप का। रेटिंग के अनुसार छोटे बड़े होते हैं, 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी। अब मान लो कि 33 केवी से ऊपर वाली हो जाती है, वहां डिस्क इंसुलेटर लगने लग जाते हैं। तो 11 और 33 तक अपन क्या काम में ले लेते हैं? 11 33 तक आ जाते हैं पिन इंसुलेटर। 33 से ऊपर की लाइन होती है वहां डिस्क इंसुलेटर होता है। ये जो डिस्क इंसुलेटर है, ये डिस्क इंसुलेटर आ गया। हाँ, इसको बोलते हैं डिस्क इंसुलेटर। एक डिस्क की रेटिंग होती है 11,000। जैसे 33 की लाइन है तो 3 लगा सकते हैं, 66 की है तो 6 लगा सकते हैं। जैसे इसका वोल्टेज मान बढ़ता है तो इंसुलेटर की संख्या भी बढ़ जाती है। ये कौन सा है? सैकल इंसुलेटर। क्या काम में आता है ये? या तो किसी पोल पे मोड़ देना हो या पोल का एंड सिरा हो, वहां इस पे लगाते हैं। ये लास्ट में आपको आगे लाइन नहीं जा रही, बस एंडिंग सिरा है, वहां कौन सा इंसुलेटर लगाएंगे? सेकल। या कहीं लाइन को घुमा रहे हैं तो वहां भी क्या लगाएंगे अपन? सेकल इंसुलेटर लगाएंगे। ये है आपका गीजर। क्या काम में आता है? पानी को गर्म करने के लिए। एक होता है उष्मक हीटर। ये भी आपका किसी भी आप पदार्थ, दूध भी गर्म कर सकते हैं, पानी भी गर्म कर सकते हैं, खाना भी पका सकते हैं। यह है हीटर। यह है आपका सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी पर्पज से जैसे पोल टावर पे चढ़ते हैं अपने, तो ये सेफ्टी बेल्ट लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके बगैर आप नहीं चढ़ सकते। क्या सुरक्षा करता है? पोल के ऊपर टावर पोल, ऊंचे ऊंचे पोल होते हैं, अचानक से वहां कोई हाथ उठ जाए तो नीचे ना गिरे। इस सेफ्टी बेल्ट के ऊपर अपने लटक जाते हैं। ठीक है, ये है आपके आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या काम करता है? सर्किट, मेन स्विच की तरह काम करता है, सर्किट को ब्रेक करना और ऑन करना। और एक होती है एमसीबी,
ये ओवरलोड सुरक्षा के लिए, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड। शॉर्ट सर्किट होता है, सर्किट ओवरलोड हो जाता है, करंट का मान हाई हो जाता है, उस समय क्या है, आपके वैद्युतिक सर्किट को प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और एक सुरक्षा युक्ति है फ्यूज। फ्यूज भी जल जाता है और ये ट्रिप हो जाती है, ठीक है। ये आइसोलेटर होता है, ये डबल पोल में भी होता है, ट्रिपल पोल में भी होता है और 4 पोल में भी होता है। 2 पोल फेज न्यूट्रल के लिए आप डबल पोल लगाएंगे, 3 फेज का, 3 फेज के लिए आप ट्रिपल पोल का लगा दें, और 3 फेज 4 वायर के लिए 4 पोल का काम मिले। ये आप जानते हो क्या है, साधारण स्विच वायरिंग बोर्ड। और ये देखो आपके सामने रखे हैं, इसको बोलते हैं एमसीबी बॉक्स। इसमें एमसीबी स्थापित की जाती है, आपके आइसोलेटर हो गया, एमसीबी हो गई, ठीक है। ये है आपकी चौक, ट्यूबलाइट चौक। यह है सीटी और पीटी, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसमें कौन सा है करंट ट्रांसफार्मर, ये करंट ट्रांसफार्मर, ये पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। क्या काम में आते हैं, हाई वोल्टेज को कम करके मापने के लिए। अब जैसे 11,000 वोल्टेज, ये कम वोल्टेज स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है। जैसे 11,000 से 1100 वोल्टेज आ गया, 1100 वोल्ट माप सकते हैं अपन, तो 1100 वोल्ट तक के वोल्ट मीटर तो अपने पास मिल जाते, 11,000 का मिलेगा, बहुत बड़ा वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो उस 1100 को स्टेप डाउन करके अनुपात रेशियो में होता है, जैसे 1100/11,000, 11,000 को 1100 में कन्वर्ट कर दिया तो 1 कितना हो गया, 100 हो गया क्या, या 100:1 हो गया। तो ऐसे अनुपात रेशियो में होता है, कोई 1:50 में भी होता है, 1:200 में भी होता है। तो इस रेंज के अनुसार आप इस पीटी का उपयोग कर लेते, फिर उसको कम करके आप वोल्ट मीटर से माप कर चेक कर लेते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज है। ऐसे ही हाई करंट आता है, तो हाई करंट को किससे मापते हैं, अपने पीटी संयोजित करके एमीटर से माप सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्लम्बर का सामान है, इसको आपको जोड़ करके और वो दिखा देंगे इसको। ये आपका रोटरी स्विच, रोटरी स्विच टेपिंग स्विच जानते हो क्या, टेपिंग, जैसे ट्रांसफार्मर से टेपिंग निकल गए, उसमें कम वोल्टेज हाई वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो ये टेपिंग स्विच हो गया, ठीक है, स्टेबलाइजर में, ठीक। और इसमें ये अल्टरनेटर है सिंगल फेज का, ये है सिंगल फेज का अल्टरनेटर है। इसका यूज कहाँ होता है, ज्यादातर गाड़ी मोटरों में बैटरी चार्जिंग के लिए करने लग गए हैं इसका यूज, ठीक है। पहले लगता था डायनामो, डायनामो जानते हो क्या, ये है डायनामो। डायनामो तो इसको घुमाते हैं तो डायरेक्ट डीसी देता है, अल्टरनेटर एसी देता है, ठीक है। लेकिन डायनामो में मेंटेनेंस ज्यादा है अल्टरनेटर की तुलना में, आजकल अल्टरनेटर काम मिलने लगे, ठीक है। सीटीपीटी के बाद में इधर वाला तो कोई सामान है नहीं। फिर आ जाओगे आप, ये चौक है, ये चौक है सोडियम मरकरी वेपर लैंप की। जैसे कम रेंज की अपने पास 400 वाट का तो बड़ी चौक है, और ये कितने वाट तक का है, काली गाँव 125 वाट का है ना, छोटा बल्ब हो उसके लिए। कौन सा, ये नहीं इलेक्ट्रिक केतली, वो पानी वाली मोटर है, टल्लू पंप बोलते हैं उसको, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक केतली है, दूध चाय गर्म करने के लिए। ये कूलर की मोटर है, हाँ कूलर की मोटर, कूलर सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर। यह है आपका आर्मेचर, यह है आर्मेचर जो डीसी मशीनों में लगता है ना, आर्मेचर। ये आर्मेचर है, इसपे स्लॉट कटी हुई है, स्लॉटों में वाइंडिंग की गई है, आर्मेचर वाइंडिंग। और ये आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे जुड़े हुए हैं आपके कम्यूटेटर से। ये है आपके कम्यूटेटर सेगमेंट, इसके साथ कार्बन बुश फिसलता हुआ संपर्क बनाते हैं और आउटपुट प्रदान करते हैं। हाँ राइजर, ये है इसका राइजर, जहाँ वायर सोल्डरिंग किया हुआ है इस भाग को कहते हैं राइजर, ठीक है। यह है आर्मेचर, आर्मेचर पर ये जो जीरी कटी होती है इसको बोलते हैं स्लॉट। स्लॉटों के अंदर वाइंडिंग की जाती है, कौन सी वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग। और आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल जुड़ते हैं कम्यूटेटर के साथ, और कम्यूटेटर और आर्मेचर के टर्मिनल जहां संयोजित होते हैं उसको बोलते हैं राइजर। ये सोल्डरिंग किया हुआ भाग है ना, इसको बोलते हैं राइजर, ठीक है। ये है कम्यूटेटर। अब इसको फील्ड पोलों के मध्य अपन घुमाएंगे तो इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाता है इस कॉइल में, जो कार्बन बुश माध्यम से अपन बाहर आउटपुट प्रदान कर लेते हैं,
ठीक, आ रहे हो मजो, चलो।